हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के ध्येय आईएएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है पॉलिटी के, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरओ का एग्जाम हो। तो बाकी जो टेस्ट पेपर हैं, जैसे पहले हमने ध्येय आईएएस के पेपर पूरे फुल टेस्ट सॉल्व किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार निहित हैं। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन यहाँ पर होगा ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होते हैं। यानी जो राष्ट्रपति को अगर किसी चीज़ में परामर्श लेना होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एसआर मुंबई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित था? तो एसआर मुंबई बनाम भारत संघवाद था आर्टिकल 356 से संबंधित। आर्टिकल 356 से संबंधित था। और 356 में क्या दिया है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और इस वाद में ये बोला गया था, इस केस में, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 356 के तहत किसी भी जगह पे जहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, अगर ऐसा किया गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब उसे फिर से रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का इसमें सिस्टम किया गया था एसआर मुंबई बनाम भारत संघवाद में। तो ये था ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया था कि पंथ निरपेक्षवाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो ये बोला गया था केशवानंद भारतीवाद में, जो कि हुआ था 1973 में। इसमें ऐसा बोला गया था कि जो पंथ निरपेक्षवाद है और संघवाद, ये दोनों भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिटों को जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मूल अधिकारों के लिए रिट उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट है। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32। और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती हैं? तो एक हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या आता है, परमादेश में क्या है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति है। ये किस प्रकार की शक्ति है? क्षमादान की शक्ति, जो कि आर्टिकल 72 में दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में दी गई है? तो 72 में। ये शक्ति है न्यायिक शक्ति। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी, न्यायिक शक्ति है ये क्षमादान। नेक्स्ट है, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यह वर्णित है। तो संसद जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है, ऐसा दिया गया है किस आर्टिकल में? तो ये है आर्टिकल 231। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी, आर्टिकल 231। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि अगर किसी लेजिस्लेचर ने कोई अपना अधिनियम पारित कर दिया है तो उसकी जांच जो है वो न्यायपालिका कर सकती है। तो इसमें किसकी किसकी जांच कर सकती है? तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की जांच की वैधता की जांच कर सकती है जुडिशरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो? तो ऐसा किसमें बोला गया है? ऐसा बोला गया है आर्टिकल 257 में। अनुच्छेद 257 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार, ये किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो ये तीसरा वाला गलत हो गया, इसमें गलत ही पूछा, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और चौथा है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये अमेरिका से ली गई है, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं।
और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो परमादेश भी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा भी, मंत्री प्रत्यक्षीकरण भी। और जो ये उत्प्रेषण है ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ना जारी की जाती है, ये की जाती है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। तो उत्प्रेषण इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुनें। पहला कथन है यह विशेष इजाज़त से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है, ये विशेष इजाज़त से संबंधित है। उसके बाद इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तीनों सही हैं, यहाँ सभी कथन सत्य हैं। तो आर्टिकल 136 यानी 136 के बारे में ये तीनों चीज़ें सही हैं, तो आर्टिकल यहाँ पर होगा डी। नेक्स्ट है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो कहाँ कहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश रखे जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है? 127। उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकते हैं 127 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वरीयता अनुक्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर के पद के समतुल्य माना गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें संसद के विपक्ष के नेता के समतुल्य माना गया है, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है? तो वेतन वाली अनुसूची कौन सी है? द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो प्रथम में दिया है भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी वाले में दिया गया है विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन। चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और ये जो छठवीं अनुसूची है इसमें दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। छठवीं में क्या दिया गया है? कौन कौन से राज्यों का जनजाति प्रशासन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसके अलावा इन चारों राज्यों को छोड़ के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किस में है? तो 5वीं अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? तो अगर राज्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो किसे संदर्भित करेगा? राज्यपाल उच्चतम न्यायालय को। यहाँ याद रखिएगा उच्च न्यायालय नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आंसर होगा कि राज्य सूचना आयुक्त अगर कुछ भी गलती करता है उसे हटाना है तो राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को कहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित है? तो कौन सा इसमें अनुलंघनीय मौलिक ढांचा है? इसमें नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो पहले देखिए कौन कौन सा अनुलंघनीय है। अनुच्छेद 32 भी है, 226 भी है, अनुच्छेद 227 भी है, ये तीनों मौलिक ढांचों में आते हैं। और ये जो अनुच्छेद 245 है ये इसमें नहीं आता है, तो इसमें नहीं पूछा है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, भारत के संघीय न्यायालय के बारे में कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? पहला है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को हुई थी, तो ये गलत है, पहला वाला गलत है। कब हुई थी संघीय न्यायालय की स्थापना? तो ये 1937 में हुई थी, 1937 को हुई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। 1950 में इसने सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। कब सुप्रीम कोर्ट के रूप में कब ये बन गया था? 1950 में। स्थापना कब की गई? 1937 में। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1935 वाले अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे, सर मॉरिस ग्वेयर थे, तो दूसरा वाला सही है, यहाँ पे केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पहला वाला गलत है, यहाँ पर दूसरा केवल सही है। जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? पहला है वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, ये भी सही है। उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, ये भी सही है। उच्च न्यायालय ने
उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, ये भी सही है। जिला न्यायाधीश के बारे में तीनों कथन सत्य हैं, तो यहाँ उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। दूसरा है, इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी होता है। तो बाध्यकारी नहीं होता है, राष्ट्रपति चाहे तो उस बात को माने या ना माने। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला सही है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी, राज्यपाल नियुक्ति करता है। और ऐसा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में आर्टिकल जो हैं वो हैं 233 से 237। किसकी हेल्प से ये नियुक्ति करेगा? तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सिफारिश पे राज्यपाल नियुक्ति करता है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं? वो हैं असम। असम तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में ही है, तो असम तो शामिल ही होगा। नागालैंड शामिल है इसमें, मिजोरम भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कौन कौन से राज्य हो गए? एक तो असम, दूसरा मिजोरम, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय इसमें नहीं आता, मेघालय इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है, यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद के अंतर्गत भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत दिया? तो ये दिया था गोलकनाथ वाद के अंतर्गत। ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। और ये गोलकनाथ वाद कब हुआ था? 1967 में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया में कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है इसमें। तो पहला है, हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये सही है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा है, हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा है, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे 50 सदस्यों की जगह पर 100 सदस्य होते तब ये सही होता। लोकसभा में अगर लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत होगा? ऑप्शन सी, असत्य पूछा गया है तो ये सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सकती, तो ये सही है, एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं की जा सकती। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाती है, तो दूसरा वाला भी सही है, दोनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी, 1 और 2 दोनों। लास्ट है, पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता? तो ये सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई निर्णय सुनाए तो वो उच्च न्यायालय के लिए भी बाध्यकारी होगा, उच्च न्यायालय भी उस निर्णय को मानेगा, जिला न्यायालय भी मानेगा, राजस्व न्यायालय भी मानेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो उस पर रिव्यू ले सकता है, मतलब अपने ही निर्णय को वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सही होगा, ऑप्शन है ए। तो इस तरह से सभी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।